और आज हम लोग टेम्परेचर की बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने इंसोलेशन की बात की थी, एटमॉस्फेयर हम लोग क्लाइमेट पढ़ रहे हैं, तो क्लाइमेट में आप लोग एटमॉस्फेयर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसमें क्या कंपोजिशन है और उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं। और स्ट्रक्चर में जो डिफरेंट लेयर्स हैं, उन लेयर्स में क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सब आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगला हमारा इंसोलेशन था। इंसोलेशन मतलब सूर्यातप, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। और आज नेक्स्ट टेम्परेचर है। तो यहाँ थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन एक नॉर्मल व्यक्ति को रहता है, वो इंसोलेशन और टेम्परेचर में डिफरेंस करने का रहता है कि दोनों में डिफरेंस कैसे किया जाए। इंसोलेशन को आप सूर्यातप, आप साधारण भाषा में ऊष्मा कह सकते हैं, ठीक है। तो ऊष्मा और तापमान यानी कि हीट एंड टेम्परेचर, इसमें जो एक माइनर सा डिफरेंस होता है वो कई बार प्रॉब्लम उसमें हो जाती है समझने में। तो वो चीज़ हमें आज देखनी है कि इंसोलेशन और टेम्परेचर में डिफरेंस क्या हो रहा है, बेसिक डिफरेंस क्या हो रहा है। तो कल हम लोगों ने इंसोलेशन की बात की थी। तो इंसोलेशन में आपने देखा कि जो सौरिक विकिरण है उसको हम सूर्यातप या इंसोलेशन बोल देते हैं। और वो विशेषता क्या है कि वो हमें शॉर्ट वेव की फॉर्म में मिलता है, लघु तरंग विकिरण के फॉर्म में मिलता है। ये बात आपको बस ध्यान रखने वाली है। जो इसमें एक बेसिक यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाला है वो ये है कि जो इंसुलेशन होता है वो हमें शॉर्ट वेव की फॉर्म में मिलता है। और उसको आपको ये बताया गया था कि शॉर्ट वेव क्यों होता है, यानी लघु तरंग क्यों होता है। तो कोई बॉडी जितनी ज़्यादा गर्म होती है तो उससे जो तरंगें निकलती हैं तो उनका तरंग उतना ही छोटा होता है, इसलिए उसको शॉर्ट वेव या लघु तरंग विकिरण हम लोग कह देते हैं। तो ये इंसुलेशन के बारे में। अब उसको मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर। अब टेम्परेचर और इंसुलेशन, तो जो पूरी पृथ्वी पर एक ऊर्जा का स्रोत है वो सूर्य है, ठीक है। सूर्य से आने वाली किरणें हैं और वो वायुमंडल में होकर पृथ्वी की सतह तक पहुंचती हैं। तो ऊष्मा की अगर हम बात करें तो ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप होता है। ऊष्मा क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। जबकि तापमान किसी तत्व या वस्तु की गर्माहट या शीतलता की गहनता का परिचायक है। मतलब टेम्परेचर क्या है कि किसी बॉडी की जो हॉटनेस है या कोल्डनेस है उसको उसका एहसास कराता है। यानी कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है उस बात का सूचक होता है। वो उस चीज़ की जो हम गणना करते हैं वो तापमान के अंतर्गत करते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दोबारा फिर से सुन लीजिए कि ऊष्मा क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। जबकि तापमान क्या है? तापमान किसी तत्व या वस्तु की गर्माहट या शीतलता की गहनता का परिचायक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, तापमान की परिभाषा अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं, ऊष्मा किसी वस्तु या तत्व में निहित ऊर्जा की मात्रा को दर्शाती है, जबकि तापमान उस तत्व या वस्तु के प्रति इकाई आयतन में ऊर्जा या ऊष्मा की मात्रा की माप को प्रदर्शित करता है, ठीक है। किसी वस्तु या तत्व के प्रति इकाई आयतन में ऊर्जा या ऊष्मा की मात्रा की माप को प्रदर्शित करता है। यानी आप तापमान नापते हो डिग्री में, फ़ारेनहाइट में, डिग्री सेंटीग्रेड में, डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो उसकी प्रति इकाई जो ऊर्जा या ऊष्मा की मात्रा की माप को प्रदर्शित करता है, ठीक है। किसी जिससे उस तत्व की तप्तता या शीतलता का बोध होता है। मतलब कोई बॉडी, कोई वस्तु या बॉडी या तत्व कितना गर्म है या कितना ठंडा है, ये इसका बोध कौन कराता है? तापमान कराता है, ठीक है। तो वायुमंडल की ऊष्मा का जो स्रोत है वो तो सूर्य होता है। और जब वो वायुमंडल जो सूर्य की किरणें हैं वो वायुमंडल में होती हुई पृथ्वी की सतह तक आती हैं तो उसको गर्म करना शुरू कर देती हैं। और जब कोई वस्तु उसको ग्रहण कर लेती है तब उसके अंदर जो एक ताप आ जाता है वो तापमान कहलाता है। यानी किसी वस्तु का गर्मपन या उसकी शीतलता क्या कहलाती है? टेम्परेचर कहलाती है। तो यहाँ आपको एक ये बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि टेम्परेचर और इंसुलेशन में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इंसुलेशन यानी, और दूसरी बात, चलिए अभी आगे बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है वायुमंडल का गर्म होना या ठंडा होना, यानी कूलिंग एंड हीटिंग, ठीक है। हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ
एटमॉस्फेयर। ये चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और इसको हमें ध्यान से समझना है कि वायुमंडल किस तरीके से गर्म होता है और किस तरीके से उसका प्रभाव मानव जीवन पर या जो पर्यावरणीय या जो इकोसिस्टम है उस पूरे इकोसिस्टम पे प्रभाव पड़ता है। यानी सन से रेज आ रही हैं, इंसुलेशन प्राप्त हो रहा है, वो इंसुलेशन फिर वायुमंडल में आके किस तरह से तापमान में बदलता है, तो वो पूरी चीज़ें हम यहाँ समझेंगे। तो आज हम बस ये हमें अभी इस समय हमें ये ध्यान देना है कि एटमॉस्फेयर या जो वायुमंडल है वो किस प्रकार गर्म और ठंडा होता है। ये चीज़ हमें ध्यान देनी, किन तत्वों का उसमें योग रहता है, क्या विधि है, किस विधि से वायुमंडल ठंडा या गर्म हो रहा है। क्योंकि हम तापमान की बात कर रहे हैं और तापमान से मतलब एयर टेम्परेचर से है, वायु का तापमान। हमारे सराउंडिंग, हमारे आसपास जो वायु है वही तो गर्म और ठंडी हो रही है, उसी से तो हमें गर्म और ठंडक का एहसास होता है। आप किसी कमरे में कोई एयर कंडीशन बना लेते हैं, कमरे को सब तरफ से बंद कर लेते हैं, ठीक है, कमरे के दरवाजे खिड़की आप खोल दीजिए, एयर कंडीशन नहीं बनेगा, ठीक है। आपने कमरे को बंद कर लिया, क्यों? क्योंकि जो बाहर की हवा है, जो उस कमरे से बाहर की जो एयर है, उस एयर का अंदर की एयर से आदान प्रदान बंद हो गया, उसका कनेक्शन ख़त्म हो गया। जो अंदर की हवा है वो जिस रूप में है उसी रूप में है और बाहर की हवा है वो अपने अलग रूप में है, ठीक है। अब आपने अंदर कमरे को ठंडा करना चाहा या गर्म करना चाहा तो आपने खिड़की दरवाजे बंद कर लिए और कमरे का बाहर से कनेक्शन कट हो गया, ठीक। तो किसका तापमान हुआ? वो एयर टेम्परेचर होता है, वायु का तापमान होता है। इस बात का हमें थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक। तो अब हम समझ लेते हैं कि कैसे। तो इसके 3-4 तरीके से हम देख सकते हैं कि वायुमंडल गर्म हो रहा है या ठंडा हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या उसमें हो सकती है। तो देखिए, अभी हम लोग बात कर चुके हैं कि अर्थ सरफेस पे सनरेज आ रही हैं, ठीक है, और इनके बीच में माध्यम भी है, वायुमंडल भी है, यहाँ से किरणें आ रही हैं और यहाँ डस्ट पार्टिकल भी हैं, ठीक है, वाटर वेपर्स भी हैं, गैस मॉलिक्यूल्स भी हैं। ये सारी चीज़ें इस वायुमंडल में मिल रही हैं। इनके अंदर प्रवेश करके, यानी इसमें होकर, वायुमंडल में होकर ही पृथ्वी की सतह तक सनरेज आ पाएंगी। इसका मतलब क्या है? जो रेज आ रही हैं उनका इन सब चीज़ों से फेस टू फेस हो रही हैं, यानी इन सब से वो किरणें टकरा भी रही हैं, जिसमें हमने प्रकाश का स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन वगैरह ये पढ़ा था लास्ट टॉपिक में। तो ये पूरे माध्यम को पार करती हुई यहाँ तक पहुँच रही है। तो ये हमने देखा था, इसको कह सकते हैं आप प्रत्यक्ष सूर्यातप से वायुमंडल का गर्म होना। यानी डायरेक्ट जो सनलाइट या सनरेज आ रही हैं सन से डायरेक्ट ही सनरेज आती हैं, लेकिन क्या होता है जब वायुमंडल के, वो सघन वायुमंडल के पृथ्वी के निचले हिस्से की तरफ आती हैं। एक बात और आपको याद रखनी, वायुमंडल पृथ्वी की सतह के आसपास जो होता है वो सघन होता है और सतह से जितना ऊपर चलते चले जाते हैं वायुमंडल विरल होता चला जाता है। सघन और विरल होने का मतलब, यानी डेंस और रेयर होने का मतलब क्या है कि उसमें जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन क्या है उसमें आप देखते हैं डस्ट पार्टिकल हैं, वाटर वेपर्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो पास पास मिल रहे हैं तो सघन हो गया और दूर दूर मिल रहे हैं तो विरल हो गया, ठीक है। तो डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर्स, गैस मॉलिक्यूल्स, ये सबकी सघनता, सबका जो डेंसली जो फैले हुए हैं वो कहाँ पर हैं? पृथ्वी की सतह के आसपास वाले हिस्से पर। यानी हम इसकी बात अगर करते हैं ग्लोब की, तो इसका जो ग्लोब सतह के आसपास का हिस्सा है वो सब क्या है? वो सब वहाँ पर जो कंपोजिशन होता है, संगठन होता है, वो सघन होता है वायुमंडल का। और जैसे जैसे सतह से ऊपर चलते चले जाते हैं वायुमंडल विरल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो सघन वायुमंडल में किरणें घुसेंगी तो क्या होगा? वो उनका प्रकीर्णन भी ज़्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा और परावर्तन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आपने उस दिन इस चीज़ को पढ़ा भी था कि जब डायरेक्ट जो सनलाइट है या इंसोलेशन की बात करें हम, सतह तक पहुंचता है तो क्या होता है? उसमें ओजोन भी उपस्थित है, जलवाष्प भी है वायुमंडल में, और तत्व होते हैं। तो उनके द्वारा क्या होता है? ऊर्जा का 14% भाग अवशोषण या एब्जॉर्प्शन में द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। इसका लगभग 7% भाग जो है वो वायुमंडल के निचले भाग में 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैल जाता है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है बहुत कम परसेंटेज यहाँ तक पहुँच रहा है। तो इससे एक बात ये स्पष्ट हो रही है कि जो डायरेक्ट सनलाइट आ रही, सनरेज आ रही है, उनसे वायुमंडल जो निचली सतह वाला है ये गर्म करने के लिए वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, या आप कह सकते हो उनकी इतनी ज़्यादा मात्रा उसको नहीं मिल पा रही है जिससे वो वायुमंडल गर्म हो पाए। तो
ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि प्रत्यक्ष सूर्य तप से वायुमंडल का गर्म होना या सौरिक विकिरण का प्रत्यक्ष अवशोषण। तो ये दोनों बातें एक ही हैं कि प्रत्यक्ष अवशोषण हो रहा है, नहीं डायरेक्ट उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, तो सतह तक उतना हिस्सा भाग नहीं पहुंच पा रहा जिससे पृथ्वी की सतह इंसोलेशन से या प्रत्यक्ष सूर्य तप से गर्म हो पाए। तो यहाँ इसका मतलब है कि कुछ और फैक्टर ऐसे होंगे जिनके द्वारा वायुमंडल गर्म होता होगा। ठीक है, वायुमंडल में आप देखिए, आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर क्या है, चेंजेस आते रहते हैं, टेम्परेचर में परिवर्तन आता रहता है। या हम ग्लोब की बात करें तो ग्लोब में भी आप देखेंगे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ स्थितियां बदलती चली जाती हैं, भूमध्य रेखा से किसी ऊंचाई पर जाने पर भी स्थितियां बदलती रहती हैं, तापमान से संबंधित विशेषताएं। चाहे भूमध्य रेखा से आप पोल्स की तरफ जाएं और चाहे भूमध्य रेखा से आप किसी ऊंचाई पर जाएं, तापमान से संबंधित जो विशेषताएं हैं वो परिवर्तित होती रहती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि तापमान का जो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि डायरेक्ट इंसोलेशन से गर्म नहीं हो पा रहा है, लेकिन गर्मी तो तापमान तो 50 डिग्री तक भी उसका मेजरमेंट होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वायुमंडल गर्म तो हो रहा है लेकिन इसका रोल उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ और फैक्टर ऐसे होंगे जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो उनमें 2-3 फैक्टर हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जिसमें एक होता है चालन या कंडक्शन। ठीक है, टेम्परेचर आज का टॉपिक है, टेम्परेचर। चालन, कंडक्शन, ये तो आपने हो सकता है बहुत छोटे क्लास में 9th क्लास में पढ़ाया जाता है, ऊष्मा का चालन, कंडक्शन या चालन। कंडक्शन ऑफ हीट या ऊष्मा का चालन। वायुमंडल के गर्म होने के लिए एक आवश्यक दशा, ये एक आवश्यक विधि कह सकते हो आप, एक विधि है। तो अब एक बात और, चालन तब होता है, ऊष्मा का चालन तब होता है जब असमान ताप वाले दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। यानी कोई ऐसे दो पिंडों जिनका तापमान आपस में अलग अलग है, एक जैसा तापमान होगा तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी। चालन मतलब एक तरीके से ऊष्मा का ट्रांसफर होना, स्थानांतरण होना, एक पिंड से दूसरे पिंड में ऊष्मा का स्थानांतरण होना या ट्रांसफर होना चालन कहलाता है या कंडक्शन कहलाता है। तो कैसे हो रहा है, जब दो बॉडी जिनके टेम्परेचर अलग अलग हैं तब क्या होगा, जो अधिक ताप वाली वस्तु है उस अधिक ताप वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रवाह होता है। ये एक विशेषता होती है, आपको ध्यान रखनी है। तो ऊर्जा का प्रवाह तब तक चलता रहता है जब तक दोनों पिंडों का तापमान एक समान ना हो जाए। ठीक है, अब इसको समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई रॉड है, लोहे की रॉड है, लकड़ी की नहीं, लोहे की रॉड की बात करें, रॉड लोहे की रॉड है, उसको आपने एक सिरा गर्म करने के लिए रखा, किसी गैस पे आपने उसको गर्म करने के लिए रखा, आग जला दी, कहीं गर्म करने के लिए रखा, दूसरा सिरा आपके हाथ में। तो आपने एक सिरा गर्म करने के लिए रखा आग के पास, तो क्या तुरंत आपका हाथ जलने लगेगा? नहीं जलेगा। ठीक है, आप देखेंगे कि आप उस सिरे को गर्म कर रहे हैं, उसने ऊष्मा को लिया और अवशोषित किया, एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो अपने पास वाले जो दूसरा पार्टिकल जिसकी ऊष्मा का लेवल उससे कम है, उसका तापमान उससे कम है, उसको ट्रांसफ़र कर दिया, हीट को उसको दे दिया। फिर वो गर्म हुआ, उसने अपने पास वाले को दे दिया, फिर उसने अपने पास वाले को, इस तरह से जब तक आपका हाथ जहाँ पर है उस पार्टिकल के पास तक ऊष्मा नहीं आएगी तब तक आपका हाथ नहीं जलेगा। ठीक है, तो आपने देखा कि ऊष्मा का ट्रांसफ़र हो रहा है, हीट का स्थानांतरण हो रहा है। कैसे हो रहा है कि एक पिंड से दूसरे पिंड की ओर हो रहा है। और पिंड की विशेषता क्या हो रही है कि ऊष्मा कहाँ से कहाँ जा रही है, जिस पिंड का तापमान ज़्यादा है उस ज़्यादा तापमान वाले पिंड से कम तापमान वाले पिंड की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, तो आप जब भी रॉड को गर्म कर रहे हैं तो तुरंत आपका हाथ नहीं जलेगा, लेकिन कुछ देर बाद अगर आप 5-10 मिनट उसको पकड़े रहेंगे तो आपका हाथ जलने लगेगा, अगर गैस आप उसी स्पीड से जलाते रहें। ठीक है, तो जब तक इस मॉलिक्यूल से लास्ट वाले मॉलिक्यूल तक या पार्टिकल तक ऊष्मा नहीं आ जाएगी तब तक वो पूरी बॉडी का टेम्परेचर एक जैसा नहीं हो जाएगा, तब तक हीट ट्रांसफ़र होता रहेगा। ठीक है, तो ये तो होता है ऊष्मा का चालन या कंडक्शन। अब इसमें क्या खास बात है, और एक बात और, चालन तब तक होता रहता है या जब तक या तो उनका समान तापमान ना जाए या उनका संपर्क टूट जाए। अगर दो पिंड पास पास रखें, एक का टेम्परेचर ज़्यादा दूसरे का कम, तो एक जिसका ज़्यादा है उससे कम में ऊष्मा जाएगी, लेकिन अगर उनको आप दूर दूर रख देंगे तो फिर ऊष्मा जाएगी नहीं। तो आप इसको ये बात
कहने का मतलब समझ रहे होंगे कि विरल माध्यम हो जाता है तो संपर्क टूट जाता है। ठीक है, दो पार्टिकल हैं, दोनों पास पास रखे हैं, आप एक गर्म हो गया तो दूसरे को स्वाभाविक है कि उसके संपर्क में है तो गर्म कर देगा। लेकिन जब वो विरल माध्यम है, यानी हम पृथ्वी से सतह से ऊंचाई की बात करेंगे, जैसे कि लेयर्स में हमने बात की थी, तो लेयर्स में आपने देखा था कि क्या है कि कहीं तापमान बढ़ रहा है, कहीं घट रहा है, तो उसमें आ रहा था कि डस्ट पार्टिकल हैं या गैस मॉलिक्यूल्स हैं या वाटर वेपर्स हैं, वहाँ पर माध्यम विरल है, उनकी संख्या में कमी हो रही है, वो दूर दूर मिल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो एक दूसरे को हीट ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं, ऊष्मा का चालन नहीं हो पा रहा है, कंडक्शन नहीं हो पा रहा है, इसलिए वहाँ पर गर्माहट या जो टेम्परेचर है वो नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अब यहाँ पे 2-3 पॉइंट इसमें निकल कर आ गए कि कंडक्शन हो रहा है, डायरेक्ट जो सन रेज हैं उनसे या इंसोलेशन से सरफेस नहीं गर्म हो पा रही है, उसके लिए और विधियों की आवश्यकता, और माध्यम होंगे, माध्यम में कंडक्शन की बात हमने की। कंडक्शन में आपने देखा कि दो वस्तुओं के तापमान अलग अलग हों, ज़्यादा वाली से कम वाली की तरफ ऊष्मा का प्रवाह होता है, और अगर उनके बीच संपर्क टूट जाए तो ऐसी स्थिति होगी कि वो तापमान का आदान प्रदान नहीं होगा, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। अब वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करने के लिए चालन महत्वपूर्ण होता है। देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, वायुमंडल की निचली परत को गर्म करने के लिए चालन महत्वपूर्ण होता है। आप देखिए क्यों कहा ऐसा, क्योंकि निचली परत में जो कंपोजिशन होता है एटमॉस्फेयर का, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, वो ज़्यादा मिलेंगे आपको, सघनता मिलेगी, और जैसे जैसे ऊंचाई पे चलते चले जाएंगे विरल होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। एक पॉइंट यहाँ पर आपका ही निकल के आया कि जो निचला वायुमंडल होता है, वायुमंडल की निचली सतह जो गर्म होती है, उसमें ज़्यादा रोल जो होता है गर्म करने में, वो कंडक्शन का या चालन का होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी। तो कंडक्शन हो गया। दूसरा होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन, संवहन, कन्वेक्शन, संवहन। संवहन तरल पदार्थों में होता है, लिक्विड में और गैसेस में संवहन की क्रिया होती है। ये ठोस में होता है। ठीक है, जो चालन हो रहा है वो ठोस में हो रहा है, और संवहन है वो तरल पदार्थों में होता है। संवहन कैसे होता है, पृथ्वी के संपर्क में आई हुई वायु जो है वो गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत रूप में ऊपर उठती है। पृथ्वी की सतह पर अगर हम बात करें तो पृथ्वी की सतह पर जो वायु है वो गर्म हुई, सतह पर पहले गर्म होगा। ये चीज़ें अब तक हमने सीख ली कि पृथ्वी की सतह के पास का जो वायुमंडल है वो ज़्यादा गर्म रहता है कंपैरिजन टू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर जो वायु है वो गर्म हुई और हल्की हुई, और हल्की होकर संवहन धाराओं के रूप में लंबवत रूप में ऊपर उठ रही है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, पृथ्वी की सतह से संबद्ध वायु या संपर्क में आई हुई वायु जो है वो गर्म धाराओं के रूप में लंबवत रूप में ऊपर उठती है और वायुमंडल में ताप का संचरण करती है। यानी गर्म हवा जब उठकर ऊपर की ओर जा रही है तो क्या करेगी, ताप का संचरण करेगी। ठीक है, ऊर्जा के इस तरह के जो स्थानांतरण है उसको हम क्या कह देते हैं, संवहन कह देते हैं। इसका दूसरा देखिए एग्जाम्पल बड़ा आसान सा मैं आपको बताऊं। कभी पानी गर्म होने रखा होगा या एक्सपेरिमेंट, पानी गर्म करने रखिए आप। ठीक है, बर्तन में आपने पानी रख लिया और आपने गैस ऑन कर दिया। अब आप देखिए कि बहुत थोड़ी देर में कुछ सेकंड्स में अगर आप उसमें हाथ डालेंगे तो ऊपर का पानी गर्म और नीचे का पानी जो बर्तन के तली में है, बॉटम में है, वो कैसा होगा, वो आपको ठंडा मिलेगा, और जो ऊपर का पानी है वो आपको हल्का हल्का सा गुनगुना होने। फ़ोन को घुमाने से थोड़ी कुछ होगा। हाँ नहीं, हाँ नहीं, अभी नहीं आ रहा इसमें। फोन को घुमाने से थोड़ी कुछ होगा। हाँ, तो हम लोग कन्वेक्शन की बात कर रहे थे।
कन्वेक्शन में हम बात कर रहे थे कि अगर किसी बर्तन में पानी रखा है और आप उसको गर्म करते हैं, तो गर्म करने के कुछ सेकंड से 1 मिनट में लगभग अगर आप उसमें हाथ डालते हैं तो आप देखेंगे कि ऊपर का जो पानी है वो आपको हल्का गुनगुना दिखाई देगा और अंदर का जो पानी है वो ठंडा ठंडा महसूस होगा। ठीक है, बहुत कम टाइम की बात कर रहा हूँ, सेकंड्स में या कोई 1 मिनट में। तो आप देखिए पानी तो संपर्क में उसके जो बॉटम वाला है वो वाला है, लेकिन गर्म आपको ऊपर वाला पानी हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं कि पहले ऊपर वाला पानी गर्म हुआ है, गर्म तो पानी पहले बॉटम वाला ही हुआ है, लेकिन वो गर्म होने के बाद जो मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने हीट को एब्जॉर्ब किया और वो हल्के हो गए और ऊपर की सतह पे आ गए। वहाँ का जो भारी मॉलिक्यूल था वो नीचे चला गया। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। तो कब तक चलेगा? जब तक वो सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको एक समान ऊष्मा की मात्रा नहीं प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो संवहन धाराओं के रूप में चलते हैं, ये क्रिया होती है। तो ये क्या है? कन्वेक्शन का उदाहरण या संवहन का उदाहरण। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कंडक्शन हो गया, कंडक्शन सॉलिड्स में हो गया, कन्वेक्शन किस में हो गया? लिक्विड में या गैसेस में हो गया। उसके बाद हम अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पार्थिव विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। पार्थिव विकिरण क्या होता है? देखिए, एक होता है सौरिक विकिरण, सौरिक विकिरण जो सूर्य से आता हो। ठीक है, पार्थिव विकिरण जो पृथ्वी से आता हो। यानी कोई भी वस्तु ऊष्मा को ग्रहण करके फिर उसका उत्सर्जन करती है। कोई भी बॉडी, सन से जो इंसोलेशन आ रहा है लगातार, वो पूरे वायुमंडल में फैल रहा है और उसमें जो वस्तु हैं, बॉडी है, मास हैं, वो उससे ग्रहण करके और ऊष्मा को फिर उत्सर्जन करते हैं। तो इसी तरह से पृथ्वी क्या करती है? ऊष्मा को अवशोषित करने के बाद फिर उसका उत्सर्जन करती है, यानी एक विकिरण पिंड बन जाती है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि पृथ्वी एक विकिरण पिंड बन जाती है। विकिरण पिंड का मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसी बॉडी जिसके अंदर हीट हो और उससे हीट बाहर निकल रही हो, तो एक विकिरण पिंड हम उसको कह सकते हैं। अब जो पृथ्वी से निकलने वाला विकिरण है उसको हम पार्थिव या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कह देते हैं। तो पार्थिव विकिरण की भूमिका ज़्यादा रहती है, ये आपको ध्यान देना है। तो जो होता भी लॉन्ग वेव के फॉर्म में है। ठीक है, पार्थिव विकिरण, पार्थिव विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होगा? पृथ्वी स्वयं गर्म होने के पश्चात एक विकिरण पिंड बन जाती है और वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। ठीक, यह ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म करती है। जब आप पृथ्वी की बात देखिए, पृथ्वी की सतह ये, और इसके बाद इसका वायुमंडल। ठीक है, तो यहाँ से पृथ्वी जब ऊष्मा को छोड़ रही है तो क्या होगा? जो निचली सतह वाला, जो सबसे निचली परत होगी, जो सतह के आसपास वाला भाग होगा वायुमंडल का, वो कैसा होगा? वो पहले गर्म होगा। ठीक, तो क्या मतलब हुआ कि पृथ्वी की सतह यहाँ से, और ये इसके वायुमंडल है सारा। तो यहाँ से जो ऊर्जा निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है, वो इन परतों को पहले मिलेगी और यहाँ पर जो भी मॉलिक्यूल या पार्टिकल हैं वो उसको अवशोषित करेंगे और गर्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्थिव विकिरण है वो, या पृथ्वी से निकलने वाला विकिरण है, वो क्या करता है? वायुमंडल को नीचे से गर्म करता है। वायुमंडल ये गैसें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड एवं जो ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। मतलब वायुमंडल में चारों तरफ, पृथ्वी की हम बात करें तो पृथ्वी के चारों तरफ उसके वायुमंडल है। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, ये आप सब जानते हैं अब तक। पृथ्वी अगर ये है और इसके चारों तरफ ये वायुमंडल है, इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें हैं। स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें और ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें तो वो सब क्या करती हैं? इसको अवशोषित कर लेती हैं। इस प्रकार वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होने लगता है, ना कि सीधे सूर्य तप से। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सीधे जो हम बात कर रहे थे पृथ्वी की सतह पर जो इंसोलेशन आ रहा था, सूर्य तप आ रहा था, पृथ्वी की सतह अगर ये वाली है, इस सतह पर जो रेज आ रही थी वो वायुमंडल में उसका जो कंपोजिशन है, डस्ट पार्टिकल, गैसेज, उन सब में क्या होता है? वो लाइट, जो प्रकाश है वो बिखर जाता है, ऊष्मा बिखर जाती है और बहुत कम भाग पृथ्वी की सतह तक पहुँच पाता है। ठीक है, अब पृथ्वी क्या करती है? गर्म होना शुरू करती है, विकिरण यहाँ पहुँच रहा है, उसके बाद गर्म होना शुरू करती है,
ठीक है। गर्म होने के बाद फिर वो क्या करेगी, उस ऊष्मा का, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगी, उसको छोड़ेगी, और छोड़ने के बाद क्या है, जो आसपास का वायुमंडल है उसमें जाएगी, और वहाँ पर गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है और ग्रीन हाउस गैसेज हैं, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और वायुमंडल को गर्म करना शुरू कर देती हैं। आपने एक बात और पढ़ी थी कि जो गैसेज हैं वो क्या होती हैं, एक पारदर्शी माध्यम है, किसके लिए, इंसोलेशन, सूर्य तप के लिए। वो उसको आने तो देती हैं यहाँ पर, मगर वापस नहीं जाने देती हैं। तो यहाँ से जो ऊष्मा निकल रही, ऊर्जा निकल रही है पार्थिव विकिरण वाली दीर्घ तरंग के रूप में, वो इन्हीं के अंदर अंदर रह जाती है। इससे क्या होता है, पृथ्वी और उसके आसपास का जो वायुमंडल है वो गर्म होने लगता है। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि जो वायुमंडल है वो कैसे गर्म हो रहा है, प्रत्यक्ष रूप से, यानी सूर्य की जो ऊष्मा है या इंसोलेशन या जो सूर्य तप है उससे डायरेक्ट नहीं हो रहा है, और विभिन्न माध्यमों के द्वारा हो रहा है, जिसमें ठोस की बात करें तो ऊष्मा का चालन या कंडक्शन होता है, और हम लिक्विड की बात करें तो कन्वेक्शन होता है, बाकी का आपका आपने देखा कि पार्थिव विकिरण। एक और शब्द नया आपने अभी नहीं सुना होगा शायद, अभिवहन या एडवेक्शन। अभिवहन जैसे चालन, संवहन, अभिवहन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड एडवेक्शन। अभिवहन, अभिवहन, एडवेक्शन, ये सारी चीज़ें आपको हमेशा याद रहनी चाहिए कि ये सब क्या होती हैं। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का जो स्थानांतरण है वो अभिवहन कहलाता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जो टेम्परेचर ट्रांसफ़र हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, उसको हम क्या कह देते हैं, एडवेक्शन कह देते हैं। लंबवत संचलन की अपेक्षा वायु का क्षैतिज संचलन सापेक्षिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होता है। जो वर्टिकल जो उसका कह सकते हैं लंबवत संचलन की अपेक्षा, यानी लंबवत संचलन और क्षैतिज संचलन, यहाँ चीज़ों को आपको देखना होगा कि लंबवत संचलन और क्षैतिज संचलन से मतलब क्या है कि सतह से सतह पर जा रहे हैं और सतह से किसी ऊंचाई पर जा रहे हैं, तो लंबवत और क्षैतिज संचलन की बात होती है। मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नताएं केवल अभिवहन के कारण होती हैं। आप देखिए मध्य अक्षांश, मध्य अक्षांश की बात अगर हम करें तो हमारे पास ग्लोब में आप देखिए इक्वेटर है, उसका कैंसर, कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक, अंटार्कटिक, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक। तो मध्य अक्षांश यानी 0 से 23, 66, 66, ठीक है। तो 0 से 23 ये तो निम्न अक्षांश होता है, ये वाला भाग होता है मध्य अक्षांश। और आप देखेंगे मौसम से संबंधित जो परिवर्तन होते हैं वो इसमें सबसे ज़्यादा होते हैं, मध्य अक्षांश। इसमें हम लोग भी इसी में रहते हैं। आप देखिए हम लोग लगभग 28-29 पे रह रहे हैं, 28 डिग्री 29 डिग्री के आसपास, ठीक। तो ये 23 डिग्री से 66 के बीच वाला हिस्सा ही आ रहा है। यहाँ पर कितनी चीज़ें होती, वायुमंडल के तत्वों में किस तरह से परिवर्तन पूरे साल होता है, हर महीने कोई ना कोई चेंज आप देखते हैं, टेम्परेचर से रिलेटेड है, प्रेशर से रिलेटेड है, ह्यूमिडिटी से रिलेटेड है, रेनफॉल से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो सारे के सारे चेंज जो हैं वो यही सबसे ज़्यादा होते हैं दोनों भागों में, दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये सब जो हो रहा है इसमें एडवेक्शन का रोल काफ़ी रहता है, ठीक है। ये अभी आगे और थोड़ा पढ़ेंगे, एडवेक्शन और क्लियर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि वायुमंडल का कूलिंग एंड हीटिंग, ठीक है। कूलिंग और हीटिंग किस पे डिपेंड कर रहा है, 3-4 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। एक इंसोलेशन यानी डायरेक्ट प्रत्यक्ष सूर्य तप से वायुमंडल गर्म हो रहा है, लेकिन वो एकदम सफिशिएंट नहीं है उसके लिए। दूसरा फैक्टर क्या है, कंडक्शन या चालन ऊष्मा का। तीसरा संवहन या कन्वेक्शन। चौथा एडवेक्शन या अभिवहन। और पांचवा आपने देखा कि पार्थिव विकिरण। तो पार्थिव विकिरण वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा उसका रोल रहता है, उसमें ये सारी चीज़ें अपने आप इंक्लूड रहती हैं, चाहे वो कंडक्शन हो, चाहे वो कन्वेक्शन हो और चाहे वो एडवेक्शन हो, ठीक है। तो कंडक्शन आपने देखा निचली सतह पर रहता है और कन्वेक्शन का प्रभाव ऊपर तक जाता है, क्योंकि आपने देखा कि हवा गर्म होकर संवहन धाराओं के रूप में लंबवत रूप में ऊपर की ओर चलती है, ठीक है। तो वायुमंडल का जो लंबवत विस्तार या गर्म होना है वो किसके कारण हो रहा है, वो आपका कन्वेक्शन के कारण हो रहा है। इन चीज़ों पे आपको फोकस रखना है कि वायुमंडल किस तरह से गर्म और ठंडा हो रहा है। अब देखिए तापमान, जो अभी तक आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न
रहा होगा ऊष्मा और तापमान को, यानी हीट एंड टेम्परेचर को लेके, तो वो चीज़ें अब और क्लियर होने वाली हैं। कैसे? देखिए, इंसुलेशन और टेम्परेचर दोनों को पैरेलल चलाइए, लेकिन डिफरेंस उनका जो है वो मेंटेन रखिए, दोनों को एक मत बनाइए। ठीक है, इंसुलेशन क्या है, ऊष्मा क्या है, ऊर्जा क्या है, तापमान क्या है। अब देखिए, ऊष्मा को जो तापमान में परिवर्तित हो रही है, आप जो सौरिक विकिरण है या सौरिक ऊर्जा विकिरण से ऊर्जा प्राप्त करती, जिसका ऊष्मा में रूपांतरण होता रहता है। कैसे हो रहा है? देखिए, सनराइज और सनसेट का टाइम आप कोई फिक्स मान लीजिए 6 बजे सनराइज हो रहा है, 6 बजे सनसेट हो रहा है। ठीक है, दोपहर का टाइम हम लोग मान हम लोग क्या बात कर रहे थे? हाँ, सौरिक विकिरण से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसका ऊष्मा में रूपांतरण होता रहता है। इस बारे में हम लोग कुछ बात कर रहे थे। देखिए, दोपहर को 12 बजे हम लोग मानते हैं। आप 21 जून की स्थिति ले लीजिए। ठीक है, 21 जून नहीं ले रहे, नॉर्मल कंडीशन आप ले लीजिए। आप वैसे 21 जून ले लें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, इसलिए मोस्टली हम मानते हैं कि दोपहर को 12 बजे जो सन रेज हैं वो हमारे सिर के ऊपर ठीक 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, या सतह पर 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। 21 जून को एक कंडीशन उत्तरी गोलार्ध में हो रही होती है, और नॉर्मली वैसे भी ऐसा होता है कि दोपहर में 12 बजे लगभग किरणें सीधी होती हैं। या आप जून के महीने को ही ले लीजिए, जून के महीने में आप 21 जून की स्थिति ले लीजिए, अच्छा रहेगा। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। अब देखिए, सनराइज के समय बनाती हैं? नहीं बनाती ना, चेंज होता रहता है। 12 बजे दोपहर को क्या होता है, एकदम ठीक, आप अगर धूप में निकलते हैं तो आप देखेंगे, आपको अगर किरणों को देखना है तो बिल्कुल ऐसे देखना होगा। सनराइज के समय आप देख सकते हैं कि ये तिरछा होता है एंगल, तो आपको तिरछा दिख जाता है। लेकिन 12 बजे ठीक 90 डिग्री का एंगल आपके सिर पे या सतह पे बनता है। तो आप देखिए कि दोपहर को 12 बजे सनरेज से हमें इंसुलेशन मिल रहा है और 90 डिग्री का एंगल हो रहा है, तो इंसुलेशन हमें मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है, परपेंडिकुलर है वो, और परपेंडिकुलर है तो सीधी सी बात है कि वो एंगल हमारा सीधा बन रहा है, तो जो इंसुलेशन की मात्रा है वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि ये सब हम पढ़ चुके हैं, जानते हैं अच्छी तरह क्या दिक्कत है। अब आप देखिए कि क्या आपको दोपहर के 12 बजे गर्मी का सबसे ज़्यादा एहसास होता है? अगर आपने कभी ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया है तो आप नेक्स्ट देखिएगा, दोपहर को 12 बजे आपको सबसे ज़्यादा गर्मी का अनुभव नहीं होगा। सबसे ज़्यादा गर्मी का अनुभव आपको 2 बजे से 4 बजे के बीच होगा। समझ में आया? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको तापमान में परिवर्तित होने में समय लग जाता है। इंसुलेशन आपको मैक्सिमम मिल रहा है दोपहर को 12 बजे, लेकिन आपको गर्मी का अनुभव कब हो रहा है? 2 बजे से लेके 4 बजे के बीच। तो क्या होता है, जो दिन में आपको सौरिक विकिरण से ऊर्जा प्राप्त होती है उसका ऊष्मा में रूपांतरण होता है, तो उसमें कुछ वक्त लगता है, कुछ समय लगता है। तो दोपहर को 12 बजे आपको मैक्सिमम इंसुलेशन तो मिल रहा है, लेकिन 12 बजे आपको मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं मिल रहा है, वो आपको कुछ समय बाद मिलता है। जो पार्थिव विकिरण की बात हो रही है वो यहाँ पे अप्लाई होती है शर्त, इसलिए ये एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। तो दोपहर में आप देखेंगे 2 बजे से 4 बजे के बीच आपको टेम्परेचर सबसे ज़्यादा अनुभव होगा, और गर्मी भी आपको सबसे ज़्यादा उस समय लगेगी। इसी तरह से आप देखेंगे, अगर हम मिनिमम की बात करें तो मिनिमम भी आपको कब मिलेगा? मिनिमम भी आपको रात के 12 बजे मिलेगा। लेकिन ठंडक का एहसास क्या रात के 12 बजे होता है सबसे ज़्यादा? 24 घंटे में अगर हम जून के महीने की बात करें तो वो भी सुबह आपके टाइम में आपको मिलेगा लगभग 4 से 5 के बीच। ठीक है, तो अगर हम एक ग्राफ बनाएं इंसुलेशन में और टेम्परेचर में, तो क्या होगा, इनके जो हाईएस्ट पॉइंट है वो एक दूसरे के साथ कोरिलेट नहीं करेंगे। ठीक है, इंसुलेशन का हाईएस्ट पॉइंट अलग आएगा और टेम्परेचर का हाईएस्ट पॉइंट अलग आएगा। हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों की बात करें तो दोनों अलग अलग आएंगे। अगर हम मान लीजिए इंसुलेशन में बना रहे हैं, इंसुलेशन ये आया इस तरह से, तो टेम्परेचर ये आ रहा है इस तरह से। इनका हाईएस्ट 12 बजे हो रहा है, इनका हाईएस्ट 2 बजे हो रहा है, 2 से 4 के बीच हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें, इनसे हमें पता चलता है कि पार्थिव विकिरण का अपना एक रोल होता है। तो दिन का जो उच्चतम या मैक्सिमम टेम्परेचर की हम बात करें तो वो आपको 2 बजे से 4 बजे के बीच मिलेगा, और न्यूनतम की बात करें तो वो आपको
सुबह 4 से 5 के बीच मिलेगा। तो अब आपने यहाँ पर एक चीज़ देखी, दिन का मैक्सिमम इंसोलेशन और दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो या आप कह सकते हो कि इस तरह सूर्य तप के अधिकतम तथा न्यूनतम एवं दिन के तापमान के अधिकतम एवं न्यूनतम बिंदुओं में सामंजस्य नहीं बैठता। सामंजस्य कहाँ बैठा है? एक 12 बजे हो रहा है, एक 2 बजे हो रहा है। तो तापमान की इस जो घटना है या जो ये चीज़ है, उसको हम तापमान की शिथिलता, लैग ऑफ टेम्परेचर बोल देते हैं। तापमान की शिथिलता या लैग ऑफ टेम्परेचर बोल देते हैं, ठीक है। लैग ऑफ टेम्परेचर या तापमान की शिथिलता। देखिए, ये इन चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान रखते रहिए। कल आपने पढ़ा था कि जब हम पृथ्वी की सतह से किसी ऊंचाई पर क्षोभ मंडल में जाते हैं तो वहाँ तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट प्रति 165 मीटर पर आती है। उसको हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं, ठीक है, सामान्य पतन दर या सामान्य ह्रास दर। और यहाँ आपने देखा कि जो इंसुलेशन और जो टेम्परेचर है, उनका जो मैक्सिमम और मिनिमम जो पॉइंट्स हैं उनमें सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, तो उस चीज़ को हम लैग ऑफ टेम्परेचर या तापमान की शिथिलता कहते हैं। तो इस टाइप के जो भी पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं उनको ज़रा साथ में ज़रूर रखते चलिए, ताकि ये कभी क्वेश्चन के रूप में मिलता है तो आप तुरंत उसका आंसर दे सकें। और इस चीज़ को भी देखिए कि इंसुलेशन मिल रहा है वो मैक्सिमम कब मिल रहा है और वो टेम्परेचर मैक्सिमम आपको कब मिल रहा है। इस चीज़ पे आप विशेष ध्यान देना है। और आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। 21 जून को दोपहर में 12 बजे आप देखिए तो आपके सिर पे एंगल जो सन रेज का है वो 90 डिग्री होगा। तो उस समय आपको टेम्परेचर मैक्सिमम नहीं मिलेगा, वो आपको उसके कुछ 2-3 घंटे के बाद मिलेगा, जो लगभग 2 बजे से 4 बजे के बीच मिलेगा। तो यहाँ इंसोलेशन मैक्सिमम कब हो रहा है, टेम्परेचर मैक्सिमम कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये कारण आपके समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से दिन के अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के औसत को औसत दैनिक तापमान। अब आप देख लीजिए कि पूरे दिन में टेम्परेचर कब, आप डेली पेपर भी पढ़ते होंगे, उसमें निकलता है सनराइज सनसेट का टाइम, वहीं पे टेम्परेचर भी निकलता है अधिकतम और न्यूनतम। या कभी न्यूज़ में सुनते हैं, कहीं भी देखते हैं तो अधिकतम न्यूनतम ऐसे मिलता है। क्यों मिलता है भाई? पूरे दिन एक साथ टेम्परेचर तो नहीं रहता ना, तो कैसे हम कह सकते हैं कि इतना टेम्परेचर? तो आप कह सकते हैं मैक्सिमम इतना, मिनिमम इतना। मैक्सिमम के टाइम पे देख लिया कितना मैक्सिमम हो रहा है और मिनिमम के टाइम पे कितना हो गया, उनका एवरेज निकाल दिया तो वो औसत तापमान आ जाता है। तो कभी भी तापमान के लिए इस तरह से नहीं लिखा मिलता है कि यहाँ का तापमान इतना, यहाँ का औसत तापमान इतना, एवरेज टेम्परेचर इतना, एवरेज रेनफॉल इतना। तो हर चीज़ का एवरेज इसलिए निकाला जाता है क्योंकि उसको हम फिक्स नहीं कह सकते। तो टेम्परेचर में आपने देखा कि क्यों चेंज आ रहा है, चेंज आपको दिखा कि भाई उसको जो ऊर्जा का ऊष्मा में रूपांतरण हो रहा है उसमें वक्त लगता है, थोड़ा समय लगता है, इसलिए ये चीज़ लैग ऑफ टेम्परेचर या तापमान की शिथिलता आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो उसी से हमने एक दिन का मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर देखा और उसका एवरेज निकाल दिया, तो वो उस दिन का औसत तापमान हो गया। इसी तरह से उच्चतम तथा न्यूनतम तापमानों के अंतर को अब इसको मंथ में देख लें, ईयर में देख लें, तो उसी हिसाब से मंथली और ईयरली यानी मासिक औसत तापमान और वार्षिक औसत तापमान हम लोग कंसीडर करते हैं। तो उच्चतम तथा न्यूनतम तापमानों के अंतर को तापांतर टेम्परेचर वेरिएशन या इंटरवल, ठीक है, या तापांतर ऐसा आपको अक्सर मिलता है। तो तापांतर का क्या मतलब हुआ? उच्चतम तथा न्यूनतम तापमानों के अंतर को तापांतर कहते हैं, टेम्परेचर वेरिएशन कहते हैं। टेम्परेचर वेरिएशन आप देखेंगे ग्लोब पे अलग अलग जो भाग हैं ग्लोब के, वहाँ पर अलग अलग होता है। और टेम्परेचर वेरिएशन क्या करता है? क्लाइमेट को जन्म देता है। टेम्परेचर एक समान रहेगा तो अलग टाइप की क्लाइमेटिक वेरिएशंस होंगे, और टेम्परेचर में अगर चेंज ज़्यादा हो रहा है, तापांतर ज़्यादा हो रहा है किसी स्थान का, तो वहाँ पर अलग टाइप के वेरिएशंस होंगे। अगर हम कोई डेजर्ट की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर वेरिएशन बहुत होगा, दिन का तापमान बहुत ज़्यादा, रात का तापमान बहुत कम, ठीक है। और कोस्टल एरिया की बात कर लें जहाँ पानी है, तो क्या होगा? दिन और रात में लगभग तापमान में कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा, पानी और स्थल के कारण ऐसा होता है। ये चीज़ अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ ध्यान हमें देना है कि जो किसी भी स्थान का उच्चतम तथा न्यूनतम तापमान का जो अंतर है उसको हम तापांतर कह देते हैं, टेम्परेचर वेरिएशन, टेम्परेचर इंटरवल, इन शब्दों से आप उसको कह सकते हैं। दूसरा दैनिक औसत और मासिक और वार्षिक, ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं सरफेस पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है टेम्परेचर का,
तापमान का वितरण है पृथ्वी की सतह पर, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर वितरण। यहाँ पर हम इंसुलेशन को अभी पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, तो आपको ज़्यादा परेशानी इसको समझ में नहीं होगी। आप देखिए इक्वेटर से पोल और इक्वेटर से पोल, इसका ये इंक्लिनेशन कितना डिग्री पर है, और जियोड शेप भी है, और सनरेज आ रही हैं, और वो किस तरह से कहाँ कहाँ फैल रही है, सारा कुछ हम लास्ट क्लास में अपने पढ़ चुके हैं। अब हमें देखना होगा, वो इंसुलेशन के लिए था। अब टेम्परेचर की बात हो रही है कि टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पे कहाँ कहाँ कैसे होगा। तो फैक्टर लगभग वही रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, किस तरह से हम इनको एक्सप्लेन करना है। तो आप देखिए तापमान का वितरण कहाँ पर, देखिए फिर से वितरण की बात आ गई, डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ गई। किसका वितरण? टेम्परेचर का। तो भूगोल क्या है? वितरण का विज्ञान। जियोग्राफी इज़ द साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ हम टेम्परेचर का, लास्ट हमने इंसुलेशन का, अभी आगे पढ़ेंगे रेनफॉल का, ह्यूमिडिटी का, प्रेशर का। तो ये सारी चीज़ें क्या है? सब डिस्ट्रीब्यूशन ही तो है, और उन्हीं सब का स्टडी हम कर रहे हैं। किसके अंदर कर रहे हैं? भूगोल के अंदर कर रहे हैं। तो आसान सी परिभाषा क्या है? भूगोल क्या है? वितरण का विज्ञान है। वितरण को आप कितने सारे एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब भूगोल की रटी रटाई परिभाषा ना बता के इस टाइप की परिभाषाएं आपको कहीं पूछी जाती हैं तो बतानी होती हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर? सरफेस पर, पृथ्वी के धरातल पर। धरातल पर तापमान का वितरण अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश, देखिए अब इसको हम जलवायु प्रदेश से शुरू करें बात, या तापमान से शुरू करें? हम तापमान पढ़ रहे हैं तो जलवायु प्रदेश की बात कर देंगे। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश होते हैं। ये बात फर्स्ट क्लास से मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि इम्पोर्टेंस किसकी है। देखिए ग्लोब, हम अगर मैप में बात कर लें, चाहे ग्लोब में बात कर लें, इक्वेटर के बाद कैंसर, कैप्रिकॉन, आर्कटिक, अंटार्कटिक, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, पूरा जो वर्ल्ड है ग्लोब वो सब इसी में समाया हुआ है। और इसमें डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट एंगल हो रहा है, और जहाँ जैसा एंगल हो रहा है उस हिसाब से उसको इंसुलेशन मिल रहा है, और इंसुलेशन से वो टेम्परेचर तक स्थिति आ रही है, ठीक है। अब पृथ्वी पर विभिन्न जलवायु प्रदेश हैं, तो विभिन्न जलवायु प्रदेश में आप देखिए कोई ट्रॉपिकल जोन है, कोई टेम्परेट जोन है, कोई फ्रीज जोन है, उसके अलावा कहीं डेजर्ट है, कहीं माउंटेन है, कहीं प्लेट्यू है, कहीं प्लेन है, कहीं लेक्स हैं, कहीं सीज हैं, कहीं ओशन है, कहीं रिवर हैं। तो सब जगह पे क्या होगा? किरणें तो भाई एक अक्षांश पर जितने भी स्थलखंड है सब पे एक जैसी गिर रही हैं, लेकिन उनका अलग अलग स्वभाव होने के कारण उसका जो प्रभाव होता है वो अलग अलग होता है। इसलिए तापमान का वितरण क्या होगा? इन चीज़ों इनका असर उस पर रहेगा। तो धरातल पर तापमान का वितरण अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेशों, वनस्पति प्रदेशों, जीव जंतुओं तथा मानव आदि का अस्तित्व मूल रूप से तापमान पर आधारित है। देखिए ये बात, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पृथ्वी पर जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो सूर्य है। सूर्य से, यानी सन रे, सनलाइट, सन से जो हीट, ऊष्मा, प्रकाश जो भी आ रहा है वो सूर्य से आ रहा है, और उसी सूर्य के आने से पृथ्वी का पूरा इकोसिस्टम चलता है। इसमें जीव जंतुओं सभी के लिए जो ऊर्जा प्रवाह या मुख्य भोजन की बात करें तो वो ऊर्जा से ही, सौरिक ऊर्जा से ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर की जो एक इम्पोर्टेंस है वो तो यही है कि भाई सनरेज आ रही हैं और वो पृथ्वी के विभिन्न भागों पे जा रही हैं, तो एक सृष्टि का निर्माण हो रहा है, ये तो चीज़ है ही। अब इसको जब बात करें तो एक कालिक वितरण मिलता है जिसको हम टेम्पोरल कह देते हैं, दूसरा क्षैतिज वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण, प्रादेशिक वितरण, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन और रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीनों डिस्ट्रीब्यूशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और तीनों को आपको समझना है अभी कि कैसे हम करते हैं। कालिक वितरण को आप थोड़ा कम भी देखेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि वो उन तीनों चीज़ों में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पहले तो हम इसके वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की बात कर लेते हैं, क्योंकि उनका रोल रहेगा, ठीक है। वितरण आपने समझ लिया कि तापमान क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सतह पर वितरण किस रूप में मिल सकता है, वो टेम्पोरल में मिल सकता है, वो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन मिल सकता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिल सकता है, और रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन मिल सकता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में सतह से सतह पर जा रहे हैं, किस स्थान से दूसरे स्थान पर आ रही है, आप इक्वेटर से पोल जा रहे हैं। वर्टिकल में आपने देखा किसी ऊंचाई पर जा रहे हैं। वायुमंडल से पहले दिन से हम तापमान की विशेषताएं पढ़ते आ रहे हैं, क्षोभ मंडल में ये, समतापमंडल में ये, मध्यमंडल में ये, इस टाइप से हो रहा है। तो आप देखिए वो पूरा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ही तो हो रहा है।
क्षैतिज रूप में क्या होंगी विशेषताएं, अभी बात करते हैं। प्रादेशिक में उष्णकटिबंध, शीतोष्णकटिबंध, ऐसे शब्द आपने सुने हैं। ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन, फ्री जोन, इनका हम अब थोड़ा सा माइनर स्टडी भी करेंगे आज। अभी तक आपने एक नॉर्मल तरीके से इन चीज़ों को देखा था, आज थोड़ा सा हम इनको डीप जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम उन फैक्टर्स को देख लेते हैं जो फैक्टर इस डिस्ट्रीब्यूशन पे अपना प्रभाव डालते हैं। देखिए सन इंसुलेशन और टेम्परेचर में साथ साथ कैसे कैसे अंतर चल रहा है। इंसुलेशन में हमने देखा कि रेज आ रही हैं लगातार और पूरे हिस्से पे गिर रही हैं, लेकिन तापमान, अब देखिए एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि कोई भी एक अक्षांश है। आज बहुत सारी बातें आपको बहुत ध्यान से समझनी है। कोई भी एक अक्षांश, मान लीजिए इक्वेटर की बात मैं कर लूँ तो इक्वेटर पे अगर मैं बात करूँ 21 मार्च की, तो 21 मार्च को पूरे इक्वेटर पे जो रेज आएंगी वो उनका एंगल एक जैसा होगा, ठीक है। लेकिन इक्वेटर पे कहीं मान लीजिए मरुस्थल है, वैसे होता नहीं इक्वेटर पे, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान ले रहे हैं, कहीं मरुस्थल है, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं झील है, किरण तो इस पर भी 90 90 90 90 90, लेकिन क्या सब पे एक जैसा तापमान होगा? नहीं होगा। तो किसने असर डाला? किरण तो आपको मिली, इंसुलेशन आ रहा है, 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है, लेकिन वो एक जैसा तापमान ग्रहण नहीं कर रहा सरफेस। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि नेचर ऑफ द सरफेस चेंज है। कहीं मरुस्थल है यानी डेजर्ट है, कहीं प्लेट्यू है, कहीं प्लेन है, कहीं माउंटेन है और कहीं पानी है। यानी सबसे पहले आप उसको दो भागों में बांटेंगे, जल और स्थल। स्थल है तो कौन किस टाइप का स्थल है, और जल है तो कौन से टाइप का जल है, यानी खारा जल है या मीठा जल है। उसमें भी तापमान में अंतर आ जाएगा, बाष्पीकरण और लवणता, ये सारी चीज़ें वहाँ पे जन्म ले लेती हैं। तो ये सब चीज़ें इस पे असर डाल रही हैं। किस पे असर डाल रही हैं? तापमान के वितरण पे असर डाल रही हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो उनको हमें एक बार समझना पड़ेगा। तो यहाँ जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, जो कथन कारण के क्वेश्चन बनते हैं, वो इन चीज़ों से बनते हैं। जो स्टेटमेंट आता है कि ऐसा ही, इसकी व्याख्या ये है या सही है या गलत है, वो ऐसी चीज़ों से क्वेश्चन बनते हैं उसके। और यहाँ पूरा कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत अच्छे से समझना है ये क्लाइमेट वाला टॉपिक। तो इसमें जो सबसे पहला फैक्टर होता है वो लैटिट्यूड्स होता है, अक्षांशीय स्थिति होता है किसी भी स्थान की। अब आप देखिए पूरा ग्लोब है, इस पूरे ग्लोब में 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री अक्षांश और 360 देशांतर, ये पूरा ग्लोब इस टाइप से बना हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे स्थितियाँ बनेंगी। कोई स्थान यहाँ है तो उसमें क्या होगा, कोई स्थान यहाँ है तो उसमें क्या होगा। तो ये स्थान का क्या मतलब है? स्थान से मतलब अक्षांशीय स्थिति। भूगोल में स्थान का मतलब अक्षांशीय स्थिति से है कि उसकी अक्षांशीय स्थिति क्या है। तो अगर आपको ग्लोब पर किसी स्थान की अक्षांशीय स्थिति पता है, नहीं कितने लैटिट्यूड पर वो स्थित है, तो आप उसके बारे में सारा डिटेल निकाल देंगे, ठीक। तो तापमान के बारे में अक्षांश कैसे प्रभावित करता है, तो आप इसको देखिए। सबसे पहले अक्षांशीय स्थिति की अगर हम बात करें तो अक्षांशीय भिन्नता या अक्षांशीय भिन्नता होने के कारण अलग अलग सूर्यताप। देखिए इंसुलेशन वाले टॉपिक में आपने पढ़ा था कि जो ग्लोब है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, अब ग्लोब से ही समझ लीजिए। यहाँ पर ग्लोब है और ये इक्वेटर है और यहाँ सनरेज हैं और सनरेज लगातार इस पे आ रही हैं। और क्या स्थिति हो रही है कि वो इक्विनॉक्स वाले कंडीशन या 21 मार्च और 23 सितंबर को रेज भूमध्य रेखा पर 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं और पूरे ग्लोब पे दिन रात बराबर है। तो यहाँ पे सब जगह इंसुलेशन एक बराबर मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अक्षांशीय स्थिति के कारण ऐसा हो रहा है कि सारे अक्षांशों पर तापमान बराबर मिल रहा है, भूमध्य रेखा पे दिन रात बराबर रहते हैं, पूरे साल लगभग पूरे साल बराबर रहते हैं। तो आप देखिए विस्तार जो अक्षांशीय स्थिति का प्रभाव होगा वो क्या होगा कि ये भूमध्य रेखा का अक्षांश 0 डिग्री। अब अगर बात करें कर्क रेखा की तो उसका अक्षांश 23 डिग्री 30 मिनट। तो जितना 21 मार्च को भूमध्य रेखा को मिल रहा है, क्या उतना कर्क रेखा को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि 21 मार्च की बात कर रहे हैं, इंसुलेशन की बात कर रहे हैं। अब अगर हम बात कर लें 21 जून की, 21 जून को जितना कर्क रेखा को मिल रहा है, क्या उतना भूमध्य रेखा को मिलेगा? तो ऐसा नहीं होगा। या उतना पोल को मिलेगा? तो ऐसा नहीं होगा। इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान देना है। तो आप देखिए पूरे ग्लोब पर इक्वेटर, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक, अंटार्कटिक, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो इन पर अलग अलग अक्षांशों पर, यानी पूरे ग्लोब में आप स्थिति देखें, अलग अलग अक्षांश पे अलग अलग स्थिति है। तो अलग अलग अक्षांशों पे तापमान क्या होगा? अलग अलग होगा। तो अक्षांशीय स्थिति जो है वो तापमान के वितरण पर प्रभाव डाल रही है।
सूर्य का उत्तरायण होना, सूर्य का दक्षिणायन होना, ये सब चीज़ें तापमान के वितरण को प्रभावित कर रही हैं। ठीक है, तो अगर खाली पृथ्वी की जो सूर्य की किरणें हैं वो 21 मार्च और 23 सितंबर को यहाँ परपेंडिकुलर होती हैं, वही स्थिति परमानेंट रहती तो कुछ और स्थिति होती पृथ्वी की। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि उसका उत्तरायण होना और उसका दक्षिणायन होना, तो एक बार उत्तरी गोलार्ध में लंबवत, एक बार दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत, तो अक्षांशीय स्थिति के कारण तो हो रहा है। अगर कोई स्थान यहाँ है 21 जून को ज़्यादा तापमान, इंसोलेशन और टेम्परेचर होगा, कोई स्थान यहाँ है तो 21 जून को उसको इसके कंपैरिजन कम मिलेगा। 22 दिसंबर की स्थिति की बात करें, अब 21 जून 22 दिसंबर ये सब आप जानते हैं, इसलिए पूरा बार बार मुझे लिखने की ज़रूरत यहाँ नहीं है, इतना अंडरस्टूड है कि आपको पता होगा ये चीज़, क्योंकि मैं लास्ट 2 क्लासेस में यही समझा चुका हूँ। 22 दिसंबर की बात करें तो इसको ज़्यादा और इसको कम, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि ये अलग अलग अक्षांशों पे है, ये 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण में है और ये 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में है, तो अक्षांशीय स्थिति तो अलग अलग हो रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ध्रुवों पे आप देखिए बर्फ़ जमी रहती है, तो ध्रुवों पे अक्षांश के कारण तो ऐसा हो रहा है, भूमध्य रेखा पे गर्मी रहती है, और यहाँ पे पूरे साल मौसम ऋतुवत परिवर्तन सबसे ज़्यादा होते हैं, तो अक्षांशीय स्थिति ऐसी है तभी तो ऐसा हो रहा है। एक ही अक्षांश पे जो जितना भी स्थान है, अगर वो एक जैसे स्वभाव रखते हैं स्थल के या जल के, तो सब पे एक जैसा होगा। लेकिन एक देशांतर पे आप नहीं कह सकते सब जगह एक जैसा होगा। क्यों? क्योंकि उस पे उसके देश अक्षांश बदल रहे हैं, इसलिए अक्षांश का बहुत बड़ा प्रभाव होता है तापमान के वितरण के लिए। दूसरी हम बात करें एल्टीट्यूड या उत्तुंगता या ऊंचाई। एल्टीट्यूड या उत्तुंगता या ऊंचाई, कहाँ से? समुद्र तल से ऊंचाई किसी भी स्थान की। तो ऊंचाई की बात करें तो अभी आप पढ़ चुके हैं कि किसी स्थान पृथ्वी की सतह से या समुद्र तल से ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, तापमान में गिरावट आती है। ये चीज़ आप पढ़ ही चुके हैं ऊंचाई के बारे में। और आप देखेंगे अगर हम इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर पे कोई पहाड़ होगा तो वहाँ भी अगर आप ऊंचाई पे जाएंगे तो तापमान में गिरावट आएगी। आप चाहे इक्वेटर पे जाएं, चाहे आप पोल से जाएं, कहीं से भी जाएं, जो क्षोभमंडल की कंडीशन है वो कंडीशन फॉलो होगी। ठीक है, तो ये रिलेशन हम लोग निकाल चुके हैं कि भूमध्य वायुमंडल जो है वो पार्थिव विकिरण द्वारा नीचे की परतों में पहले गर्म होता है। अगर हम एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं तो आपने देखा है जो वायुमंडल है, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, वो नीचे की परतों में पहले गर्म होता है, और उसके आसपास जो स्थान है, यानी जो पृथ्वी की सतह से सटा हुआ वायुमंडल है, वो पहले गर्म होता है, और उसके बाद फिर उसके अगला हिस्सा आएगा, फिर उसके अगला हिस्सा आएगा, इस तरीके से चीज़ें आती चली जाएंगी। तो यहाँ एक जो रिलेशन निकल कर आया था वो ये निकल कर आया था कि ऊंचाई पर जाने पर तापमान में गिरावट आ जाती है। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। 1000 मीटर ऊंचे जाने पे कितना आता है? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है। 165 मीटर ऊंचे जाने पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आ जाती है। तो रिलेशन सीधा आपके पास निकल कर आया कि जो ऊंचाई है वो तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो एक फैक्टर ऊंचाई वाला हो गया जो आपको यहाँ पे आपने देखा, और उसको आपने क्या कहा था? नॉर्मल लैप्स रेट कहा था। अभी लैग ऑफ टेम्परेचर या तापमान की शिथिलता की बात की। अब पहले भी हम कर चुके थे, दोबारा फिर आज हमने बात की नॉर्मल लैप्स रेट या सामान्य पतन दर। ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आना वो सामान्य पतन दर या नॉर्मल लैप्स रेट होता है। तो ऊंचाई तापमान पे प्रभाव डालती है। आप देखिए, आप बरेली रहते हैं अगर, और बरेली से आप आज के दिन की बात कर लें या जून के महीने की बात कर लें, नैनीताल चले जाएं, 130 किलोमीटर की दूरी पे मात्र यहाँ से है। लेकिन आप उसी बरेली से जब नैनीताल जाएंगे तो आप देखेंगे जैसे ही आप ऊंचाई की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है, तो आपको फिर ठंडक का एहसास होने लगता है। अगर आप शाम के टाइम में जा रहे हैं, नैनीताल बहुत ऊंचा उसका जो एल्टीट्यूड है बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना भी है उस हिसाब से उसकी अपेक्षा अगर आप शाम के टाइम पे वहाँ जा रहे हैं तो क्या होगा, जो हवा है वो ठंडी ठंडी आनी शुरू हो जाएगी। यानी जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे आपको ठंडक का एहसास होने लगेगा। तो ये एल्टीट्यूड का प्रभाव होता है। आप देखते हैं पहाड़ों पे बर्फ़ जमी रहती है ऊंचाई पर, बॉटम पे क्यों नहीं जमती? ठीक, तो अगर हम उच्च अक्षांश की बात करें तो आप वहाँ देखिए किरणें तिरछी होती हैं, तो सरफेस भी जमी रहती है। फ्योर्ड की बात करी थी, फ्योर्ड वगैरह कैसे थे? समुद्र से ढके हुए सारे हिमानियाँ थी। तो अगर हम इस भाग की बात भी कर रहे हैं तो क्या है, सतह पर आप देख रहे हैं, पृथ्वी की सतह पर ऊंचाई पर जाने पर आपको बर्फाच्छादित पर्वत दिखाई दे रहे हैं, चोटियाँ दिखाई दे रही हैं, तो उसकी भी लिमिट है भूमध्य रेखा पर किस ऊंचाई पर बर्फ़ जमेगा।
मध्य अक्षांशों में किस पे जमेगा और पोल में किस पे जमेगा। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं भूमध्य रेखा से जो चोटियाँ हैं उनकी ऊंचाई, बर्फ आच्छादित चोटियाँ, उनकी ऊंचाई कैसी होगी, घटती चली जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा तापमान आपको यहाँ इंसोलेशन मिल रहा है, तो यहाँ ज़्यादा ऊंचाई पर जाना पड़ेगा। यहाँ धीरे 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 कम और सतही जम जाएगी। तो ऊंचाई का प्रभाव। समुद्र से दूरी, देखिए समुद्र से दूरी वाली बात हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, स्थल जल का स्वभाव भी कह सकते हैं। ये पॉइंट आप बहुत ध्यान से अपने रखें। स्थल और जल का स्वभाव, देखिए नेचर ऑफ द सरफेस कह दें या स्थल और जल का स्वभाव कह दें। जल देर में गर्म और देर में ठंडा होता है, स्थल जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है। तो जब स्थलीय भाग है जल्दी गर्म जल्दी ठंडा हो रहा है, तो क्या होगा, तापांतर वहाँ पर ज़्यादा होगा। अभी टेम्परेचर वेरिएशन की बात की थी, डेजर्ट की बात की थी। डेजर्ट में अगर आप जाते हो तो आप देखोगे कि दिन में बहुत गर्मी रहती है और रात में ठंडक हो जाती है। तो स्थल का स्वभाव होता है, नेचर होता है कि वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा हो जाता है। इसको भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप अपने घरों में आप देखें, गर्मी के महीने में सनराइज़ होते ही आप अपनी छत पर एक बर्तन में पानी भर के रख दें, और दोपहर में आप कुछ घंटे 4-5 घंटे के बाद आप जाइए छत पे, ठीक है, तो आप देखिए जो फर्श है वो आपको ज़्यादा गर्म दिखेगा और जो पानी है वो उतना गर्म नहीं दिखेगा। क्यों? सेम इंसुलेशन मिल रहा है, लेकिन नेचर ऑफ द सरफेस के कारण क्या हो रहा है, जल और स्थल के अलग स्वभाव, जल और स्थल के स्वभाव के कारण ऐसा हो रहा है कि पानी देर से गर्म और देर से ठंडा होता है, स्थल जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा हो जाता है। तो ये स्वभाव क्या करता है, तापमान के वितरण को प्रभावित करेगा। कैसे करेगा भाई, जो स्थलीय भाग है वहाँ पर तापांतर जो है वो ज़्यादा होगा, जलीय भागों पे तापांतर कम होगा। इसलिए आप देखेंगे कि जो भौगोलिक जो परिवर्तन मौसम और इससे संबंधित होते हैं, उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा, जल गोलार्ध में कम मिलते हैं, इसमें दक्षिणी गोलार्ध में। मतलब कहने का क्या है कि वहाँ पानी की स्थिति ज़्यादा है और यहाँ स्थल की स्थिति ज़्यादा है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध बोलते हैं। तो पानी क्या है, एक बात और, कोस्टल एरिया में जाते हैं, आप कहते हैं कि भाई मुंबई का क्लाइमेट है, वहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। कन्याकुमारी जा रहे हैं, आप देख रहे हैं मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। क्या मतलब है भाई इसका? मतलब ये है कि जो समुद्र के पास वाले क्षेत्र हैं, यानी जलीय स्थिति वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर जल की स्थिति के कारण ऐसा होता है। और जो एकदम कॉन्टिनेंटल प्लेस है, महाद्वीपीय भाग है, वहाँ पर आप देखेंगे तापांतर ज़्यादा होगा, तो जल्दी जल्दी ये परिवर्तन आपको दिखाई देंगे। तो समुद्र से दूरी की बात करें तो समुद्र स्थल की अपेक्षा कैसा होता है, धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है। इसलिए वहाँ पर जो जलवायु या मौसमी जो दशाएं हैं वो जल्दी परिवर्तित नहीं होती हैं, लेकिन जो महाद्वीपीय भाग हैं वहाँ पर परिवर्तन जल्दी जल्दी होता है, इसलिए ऐसा आपको देखने को मिलता है। दूसरा, समुद्र के पास जो स्थल समीर या जल समीर और स्थल समीर का, यानी सी ब्रिज और लैंड ब्रिज, अभी आगे टॉपिक में पढ़ेंगे इनको, इनका प्रभाव रहता है। तो ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं, तापमान को प्रभावित कर रही हैं। चाहे वो समुद्र से दूरी की बात करें या समुद्र और स्थल के या जल और स्थल के स्वभाव की बात करें, तो ये सारे फैक्टर, धरातल के गुण या धरातल की विशेषताएं, धरातल का स्वभाव अभी मैंने आपको बताया था कि अगर एक ही अक्षांश की हम बात कर रहे हों, उस अक्षांश पर एक स्थान तो मरुस्थल है, एक स्थान पठार है, एक स्थान मैदान है, एक स्थान पहाड़ है, एक स्थान जलीय है, सबको समान रूप से सूर्यातप मिल रहा है, लेकिन सबके तापमान में अंतर होगा। ठीक है, तो धरातल के स्वभाव की बात हुई कि धरातल कैसा है, वो पर्वतीय है, मरुस्थलीय है, पठारी है या मैदानी है। ये सारी विशेषताएं, ये सारी चीज़ें आपको टेम्परेचर के साथ ध्यान रखनी है, क्योंकि वर्ड क्लासिफिकेशन की अगर आप बात करेंगे तो आपको इस सारे फैक्टर यहाँ पे कंट्रोल करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि पूरे ग्लोब में आप सनरेज देख रहे हैं आ रही हैं, और वो कैसी आ रही हैं, कहीं तिरछी, कहीं सीधी और कहीं एकदम समानांतर हो जाती हैं। तो उसके बाद भी एक स्थान पर अलग अलग प्रकार की जो धरातलीय विशेषताएँ मिल रही हैं, उसके कारण क्या होता है, तापमान अलग अलग आपको मिलता है। तो उसके अलावा आप कह सकते हैं प्रचलित पवनें, यानी जो प्रिवेलिंग विंड्स होती हैं, हवाओं की दिशा, हवाओं से क्या है, गर्म हवा चल रही है या ठंडी हवा चल रही है किसी स्थान विशेष पर, तो वो क्या करेगी कि कोई ठंडा स्थान है, उसके पास गर्म हवा आ रही है, तो क्या होगा, उसके तापमान में वृद्धि होने लगेगी। कोई स्थान गर्म है, उसके पास ठंडी हवाएं आ रही हैं, तो क्या करेंगी, तापमान में कमी करने लगेंगी।
समुद्री धाराओं की बात करें, वो भी ऐसा प्रभाव रहेगा। गर्म धारा है, ठंडी धारा है, किस प्रकार के तट के किनारे आ रही है। भूमध्य रेखा से चलने वाली उत्तर या दक्षिण की ओर जो धाराएं होती हैं गर्म धाराएं, और पोल से भूमध्य रेखा की तरफ आने वाली धाराएं ठंडी धाराएं होती हैं। तो उनके बीच में जो स्थान आने वाले हैं, गर्म धारा आ रही है तो स्थान पर कैसा प्रभाव दिखाएगी, ठंडी धारा आ रही है तो कैसा प्रभाव दिखाएगी, और उसके तापमान को परिवर्तित अवश्य करेगी। तो क्लाउड कवर, मेघाच्छादन, किसी स्थान पर अगर बादल छाए हैं तो क्या होगा, इंसोलेशन के आने में अवरोध होगा। ठीक है, तो उसका तापमान पे पूरा प्रभाव उसका रहेगा अगर आकाश मेघाच्छादित है। जैसे कि भूमध्य रेखा की बात करते हैं तो भूमध्य रेखा में क्या रहता है, मैक्सिमम जो इंसोलेशन है वो सबसे ज़्यादा पड़ने की स्थिति बनती है भूमध्य रेखा पर, लेकिन तापमान नहीं होता सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वहाँ क्लाउड कवर रहता है। पूरे साल भूमध्य रेखीय भाग जो है वो बर्फ से, वो बादलों से आच्छादित या ढका रहता है, जिसके कारण जो रेज हैं वो कम मात्रा में पहुँच पाती हैं, इसलिए वहाँ पर तापमान उच्च नहीं होता। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर अभी आपने देखे, अक्षांशीय स्थिति है, या आपका एल्टीट्यूड है, या आप समुद्र से दूरी है। दूसरा आपने देखा कि स्थल जल का स्वभाव है, धरातल के गुण हैं। ढाल का स्वभाव, भाई स्लोप में आप देखिए क्या है, सनवर्ड डायरेक्शन है और इसके अपोजिट डायरेक्शन है। अगर मान लीजिए रेज सन यहाँ से है, ये रेज आ रही निकल के, और ये कोई पहाड़ है, तो पहाड़ का इसका ये वाला जो ढाल है यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में आपको रेज आ रही है, और ये वाला ढाल है ये बच गया, तो यहाँ क्या होगा, तापमान कम, यहाँ तापमान ज़्यादा। तो ढाल का स्वभाव भी असर कर रहा है, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं। हिमालय के दक्षिणी ढाल और हिमालय के उत्तरी ढाल, तिब्बत का पठार, ये सारी चीज़ें इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो कोई भी जो पर्वतीय अवरोध है या आप ढाल की बात करें तो इस तरह से वहाँ प्रभाव रहता है। तो ढाल की बात हो गई, पवनों की दिशा हो गई, प्रचलित पवन, सागरीय धाराएं, मेघाच्छादन, समुद्र से दूरी, ये सारी चीज़ें आप क्या करती हैं, तापमान के वितरण को प्रभावित करती हैं। और आप वर्ड में इनको देख सकते हैं कि किस प्रकार से कौन सा माउंटेन, कौन सा डेजर्ट, कौन कहाँ है, और तापमान से क्या असर हो रहा है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं जो तापमान के वितरण की बात कर रहे थे, उसमें क्षैतिज वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण और ऊर्ध्वाधर या लंबवत। ठीक है, और तीसरा प्रादेशिक वितरण। तो क्षैतिज वितरण की बात करें तो सामान्य रूप से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान कम होता जाता है। देखिए ये अब ये प्रॉपर्टीज़ आ गई, ये आपको अच्छे से समझनी है, याद करनी है। सामान्य रूप से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान कम होता जाता है, सामान्य रूप कहा मैंने। ठीक है, इसमें स्पेसिफिक कंडीशन एक आएगी, वो आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने थोड़ा सा भूगोल पढ़ाया तो अभी आपको ये बात गलत लग रही होगी कि भूमध्य रेखा से तापमान ध्रुवों की ओर कम होता था, लेकिन सामान्य रूप कहा मैंने। नॉर्मली ऐसा होता है कि भूमध्य रेखा से तापमान ध्रुवों की ओर कम होता चला जाता है। ठीक है, अब क्यों ऐसा ये कंडीशन, कई बार इसमें अपवाद होते हैं क्योंकि जो मध्य अक्षांशीय भाग है 25 से 35 वाला, तापमान सबसे ज़्यादा वहाँ देखने को मिलता है, भूमध्य रेखा पे नहीं मिलता। कारण मैं आपको भी बता चुका था, क्योंकि भूमध्य रेखा पे क्या है, पूरा क्लाउड कवर रहता है, इसलिए इंसुलेशन वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। और यहाँ ये पूरे आकाश एकदम स्वच्छ रहता है, साफ़ रहता है, और यहाँ पर वर्षा भी कम होती है, यहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। पानी की मात्रा ज़्यादा है, यानी भूमध्य रेखीय जो भाग है इसमें स्थल कम जल ज़्यादा है, बाष्पीकरण ज़्यादा तो वर्षा ज़्यादा, यानी क्लाउड बनते हैं। तो क्या हुआ, पूरा जब आकाश में मेघाच्छादन है तो जो रेज आ रही हैं उनको अवरोध आ रहा है रास्ते में, और यहाँ कोई अवरोध नहीं आ रहा है, तो टेम्परेचर आपको ज़्यादा मिल जाएगा वहाँ। इस बात का ध्यान रखना है। तो हम क्षैतिज वितरण की जब बात कर रहे हैं तो सामान्य रूप से तापमान भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होता जाता है। ये एक तथ्य निकल के आया, इसको आपको याद रखना है। विशेष कंडीशन क्या है ये आपको साथ में याद रखनी है। इस तरह अधिकतम तापमान निम्न अक्षांशों पर और उच्चतम तापमान कहाँ रहता है, ध्रुवों की ओर रहता है। इस कंडीशन को हम अगर फॉलो करते हैं तो उसके अनुसार क्या रहता है, जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो तो निम्न अक्षांश पर, निम्न अक्षांश मतलब 0 से 30, 30 से 60 और 60 से 90, और जो टेम्परेचर कम है यानी कम तापमान है वो ध्रुवों की तरफ। ये तो सही है, ध्रुवों की तरफ कम तापमान है, लेकिन यहाँ देखना पड़ेगा कि 0 से 30 की बात की तो 0 पर कितना है, 30 पर कितना है, वो बात ध्यान रखनी पड़ेगी। लेकिन ये निकल के आया कि निम्न अक्षांशों पर अधिक तापमान और उच्च अक्षांशों पर
कम तापमान रहता है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, क्षैतिज वितरण यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएं या ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ जाएं। इक्वेटर टू पोल एंड पोल टू इक्वेटर, आप ऐसा करते हैं तो वो उस वितरण को हम क्या कह देते हैं, तापमान का क्षैतिज वितरण कह देते हैं। लेकिन जो अभी कहा मैंने आपको, मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो भूमध्य रेखा पर ना होकर कहाँ होता है, कर्क तथा मकर रेखाओं के पास होता है। ठीक है, कर्क तथा मकर रेखा, कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट और मकर रेखा 23 डिग्री 30 मिनट साउथ और ये नॉर्थ। भूमध्य रेखा पर मैक्सिमम ना होकर कहाँ होता है, कर्क रेखा या मकर रेखाओं पर तापमान मैक्सिमम। कारण मैं आपको अभी स्पष्ट कर चुका हूँ। क्या होता है, भूमध्य रेखा पर आकाश में बादल छाए रहते हैं, सूर्यातप धरातल तक नहीं पहुँच पाता, इसलिए अधिकांश जो ऊष्मा है वो वाष्पीकरण में खर्च हो जाती है। ठीक है, सारी ऊष्मा का जो प्रयोग है वो वाष्पीकरण में ही हो रहा है। आपको बताया मैंने कि देखिए ये इक्वेटोरियल भाग में देखिए इतना भाग ये है स्थल, यहाँ स्थल और यहाँ स्थल, बाकी भूमध्य रेखा पर सारा जल ही जल है। तो आप देखिए जल में क्या होगा, जब जल पे किरणें आ रही हैं तो वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण होगा तो बादल छाएंगे और बारिश होगी, और बारिश हो रही है तो जंगल, जंगल आप देखिए यहाँ क्या मिलता है, सेल्वा है ना, ब्राज़ील अमेजन बेसिन, ये कांगो बेसिन और ये इंडोनेशिया मलेशिया का जंगल। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कहाँ है, भूमध्य रेखा पर। और यहाँ आपको यहाँ कांगो बेसिन, ठीक है, यहाँ कौन मिलता है, पिग्मी। पिग्मी कहाँ रहता है, पेड़ों पे रहता है। पेड़ों पे क्यों रहता है, मजबूरी में रहता है, क्योंकि ज़मीन नहीं है। ठीक है, या ज़मीन कैसी है, बहुत ज़्यादा वनस्पतियों से ढकी हुई है, जीव जंतु बहुत ज़्यादा हैं। जब ज़्यादा जंगल होगा तो वाइल्ड लाइफ यानी जीव जंतु भी तो ज़्यादा मिलेंगे, तो वो क्या करेंगे, नुकसान पहुँचाएंगे। तो इसलिए वो कहाँ मिलता है, पेड़ों पर। तो सारी चीज़ें भूगोल में एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, आपको बस समझने की कैपेसिटी आप क्या है, कैसे समझ पा रहे हैं। सामान्य रूप से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर खासकर उच्च अक्षांशों में तापमान तेज़ी से घटता है। उच्च अक्षांशों पर तापमान तेज़ी से घटता है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर। उच्च अक्षांश की बात करें तो वो 60 से 90 की बात हो रही होती है, मध्य अक्षांशों की बात करें तो 30 से 60 की बात हो रही होती है, और निम्न की बात करें तो 0 से 30 की बात हो रही होती है। या कर्क मकर, और आप आर्कटिक अंटार्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल साउथ पोल के रेफरेंस में आप कर सकते हैं उसको। तो अभी मैंने आपको बताया सामान्य रूप से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर खासकर उच्च अक्षांशों में तापमान क्या है, तेजी से घटता है। तापमान के घटने की इस दर को क्या बोलते हैं, ताप प्रवणता, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में जो कमी आ रही है उस कमी को हम क्या बोल देते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट, ताप प्रवणता, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। टेम्परेचर, लैग ऑफ टेम्परेचर क्या था, टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है, उसके अलावा आप जो अभी देखा आपने नॉर्मल लैप्स रेट क्या है, इन सब चीज़ों पे आपको विशेष ध्यान देना है। थोड़ा ये भी देख लेना है कि जैसे जो कर्क और मकर के बीच का क्षेत्र है लगभग 45-47 अक्षांश यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखें सनरेज पूरे साल 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, तो ठीक है, लेकिन मध्य अक्षांश और ये वाला भाग 60 से 90 वाला इसमें लगभग पूरे साल जमा रहता है, तो भी तापांतर इतना नहीं रहता। यहाँ ज़्यादा देखा आप देखेंगे, यहाँ बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो ये इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है कि कौन से भागों में जो तापमान में अंतर आ रहा है वो किस में सबसे ज़्यादा आएगा। तो ताप प्रवणता कहाँ पर ज़्यादा होगी, कहाँ पर कम होगी। तो क्षैतिज वितरण को समताप रेखाओं के द्वारा दिखाया जाता है। आइसोथर्म्स, आइसोथर्म्स समताप रेखा। ठीक है, समताप रेखाओं के द्वारा हम तापमान को इसमें दर्शाते हैं। क्षैतिज वितरण उसका समताप रेखाओं के द्वारा दर्शाते हैं। समताप रेखा का मतलब है कि समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा जो है वो क्या कहलाती है, समताप रेखा कहलाती है। कंडीशन क्या है कि समान तापमान वाले स्थानों, मतलब सागर तल पर समान तापमान वाले स्थानों, जो किसी भी स्थान का वास्तविक तापमान होता है उसको सागर तल के बराबर कर लिया जाता है। उसके बाद जो तापमान निकलता है उस तापमान को मिलाने वाली रेखाएं जो होती हैं वो समताप रेखा कहलाती हैं। यानी ग्लोब पर आप देख सकते हैं अक्षांशों के समानांतर होती हैं, वो सीधी रेखा भी हो सकती हैं, गोलाकार भी हो सकती हैं, टेढ़ी बेढ़ी भी हो सकती हैं। क्यों ऐसा होगा ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो
समताप रेखा के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले सभी स्थानों के वास्तविक तापमान को सागर तल के तापमान के रूप में परिवर्तित कर लिया जाता है। इस तरह समताप रेखाएं किसी स्थान का वास्तविक तापमान न बताकर सागर तल का तापमान बताती हैं। ये कंडीशन ध्यान रखनी है, वास्तविक तापमान नहीं होता है उसका, वो 25 डिग्री की समताप रेखा हमने कह दी 25 डिग्री की समताप रेखा, तो इसकी हर रेखा का तापमान जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ये इसकी विशेषता हो गई, लेकिन वो इसका वास्तविक नहीं होगा, सागर तल के बराबर होगा, सागर तल पर होगा। ये बात ध्यान रखनी। तो ये किसानों के लिए फ़ायदेमंद नहीं रहती है, क्योंकि उस किसान को वास्तविक तापमान चाहिए फसल अपनी उगाने के लिए, वास्तविक तापमान क्या होगा, लेकिन ये सागर तल का तापमान बताती है। तो इसको हम मानचित्र पढ़ने के उद्देश्य से ये अच्छी होती है, लेकिन किसानों के लिए इसका उपयोग नहीं रहता। ये पूरब से पश्चिम खींची जाती हैं, अक्षांशों के समानांतर होती हैं और तापमान के क्षैतिज वितरण पर अक्षांशों का सर्वाधिक प्रभाव होता है। इसका स्पष्टीकरण समताप रेखाओं के द्वारा मिलता है। कैसे मिलता है, ये प्राय सीधी होती हैं, लेकिन महासागरों तथा महाद्वीपों के जो मिलने वाला क्षेत्र है वहाँ पर ही क्या होता है, ये इनमें झुकाव आ जाता है, जिसका कारण जल और स्थल का स्वभाव, जो मैं आपको अभी सारी बातें बता चुका हूँ, उसका अब प्रैक्टिकल या एप्लीकेशन आप समताप रेखाओं के रूप में देख रहे हैं। तो इनका जब सागर और महाद्वीपों का मिलन स्थल होता है वहाँ पर ये क्या होता है, इनमें झुकाव आने लगता है उनके अलग अलग स्वभाव के कारण। दक्षिण गोलार्ध में जल की अधिकता है, समताप रेखाएं दूर दूर तथा सीधी होती हैं। अब देखिए जल के बारे में मैंने आपको बताया था कि तापांतर वहाँ पर कम होगा, क्योंकि जल का नेचर होता है वो देर से गर्म देर से ठंडा होता है, तो तापांतर होगा नहीं। लेकिन स्थल में क्या होगा, स्थल में तापांतर ज़्यादा होता है, इसलिए ताप प्रबलता ज़्यादा रहेगी, इसलिए समताप रेखाओं में क्या होगा, वो सीधी ना होकर उनमें के बीच में अगर जल स्थल ऐसे भाग आ रहे हैं तो वो मुड़ी हुई भी आपको दिखाई देंगी। ठीक है, और अगला हम बात करें तापमान का लंबवत वितरण, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आप देख सकते हैं वायुमंडल में धरातल से ऊंचाई पर जाने पर तापमान में गिरावट आती है। ये बात हम 2-3 दिन से लगातार पढ़ रहे हैं, अब आपको याद हो जानी चाहिए, रट जानी चाहिए। तो ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और चेंज क्या हो रहा है, उसमें गिरावट आ रही है। कहाँ पर, क्षोभ मंडल तक ऐसी स्थिति बनती है। तो इसमें कई सारे कारण रहते हैं, जैसे मौसम, दिन की अवधि, इन सब चीज़ों का प्रभाव रहता है तापमान की जो गिरावट आती है उसके लिए। जो वायुमंडल का निचला भाग है वो धरातलीय संपर्क वाला भाग है, उसमें क्या होता है, वायु ज़्यादा गर्म होती है और वो धीरे धीरे ऊपर के हिस्सों में जाती है, तो वहाँ का तापमान कैसा रहता है, उस नीचे वाले तापमान से कम रहता है। तो ये कई फैक्टर हैं, और पहले भी हम आपको इसको समझा चुका हूँ मैं। पार्थिव विकिरण के कारण पृथ्वी नीचे की ओर से गर्म होना शुरू होती है, तो एक ये फैक्टर भी है। तो ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। वायुमंडल के सघन और विरल होने के कारण भी ऐसा होता है, जो पृथ्वी की सतह का के पास का वायुमंडल है वो कैसा होता है, वो सघन, और जैसे जैसे आप ऊपर चलते चले जाएंगे वो विरल होता चला जाएगा। तो वहाँ आपने देखा कि जो कंपोजिशन है, यानी उसके जो डस्ट पार्टिकल हैं, गैस मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर वेपर्स हैं, वो सब क्या होती चली जाती हैं, विरल होते चले जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे नीचे का जो वायुमंडल है वो ज़्यादा गर्म और ऊपर का वायुमंडल कम गर्म होता है। कई बार ऐसा देखने में, अब ये हम कंडीशन निकाल चुके हैं कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर तापमान में गिरावट आती है। इसको हम नॉर्मल लैप्स रेट या सामान्य पतन दर या सामान्य ह्रास दर कहते हैं। ठीक है, एक कंडीशन बनती है, क्षोभमंडल तक ही सीमित होता है ऐसा। एक कंडीशन ये बनती है कि ऊंचाई के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है। कुछ विशेष स्थितियां ऐसी बनती हैं, कुछ विशिष्ट परिस्थितियां ऐसी बनती हैं जिसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान में गिरावट आती है, वो वृद्धि होती है। अभी तक गिरावट की बात कर रहे थे, वृद्धि कुछ विशेष परिस्थितियों में। ठीक है, कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसा होता है कि ऊंचाई के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है। उसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, या तापमान का प्रतिलोमन, या तापमान का व्युत्क्रमण, या इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, या तापीय प्रतिलोमन। ये कई सारे फैक्टर निकल के आए, देखिए, लैक्स ऑफ टेम्परेचर, नॉर्मल लैप्स रेट, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर और टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो इन चीज़ों को आपको ज़रूर समझना है, बहुत ध्यान से समझना है कि ये क्या होती हैं। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो जब ऊंचाई के साथ, कुछ विशेष परिस्थितियों में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होने लगती है, इस घटना को हम तापमान का व्युत्क्रमण यानी इन्वर्जन, उल्टा होना। सीधी घटना क्या थी, तापमान घट रहा था, उल्टा क्या हो गया, तापमान में वृद्धि हो रही है। ठीक है, ऊंचाई के साथ साथ।
तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये स्पेशली आपका जो थोड़े समय के लिए और विशिष्ट टाइप की घटना है, ये सर्दियों में मेघ विहीन लंबी रात तथा शांत वायु के कारण ऐसा होता है कि जो टेम्परेचर इन्वर्जन या व्युत्क्रमण आपको देखने को मिल रहा है। दिन में प्राप्त ऊष्मा रात के समय विकिरित कर दी जाती है और सुबह तक भूपृष्ठ अपने ऊपर की हवा से अधिक ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो क्या होगा, ऊपर तापमान ज़्यादा और नीचे तापमान कम, जिसको हम क्या कह देते हैं, तापमान का व्युत्क्रमण या तापमान का प्रतिलोमन या इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर या टेम्परेचर इन्वर्जन। ये आपको ध्यान रखना है। ध्रुवीय प्रदेशों में मध्य अक्षांशों के हिमाच्छादित भागों तथा घाटी में ऐसा होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है इसके बारे में कई बार। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके लिए बहुत कम टाइम बचा हमारे पास, तापमान का प्रादेशिक वितरण या तापमान का सामान्य प्रादेशिक वितरण, या आप सीधा सा कह दो तापमान का या रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। रीजन वाइज, अभी तक हम क्या थे, क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल पढ़ रहे थे या वर्टिकल पढ़ रहे थे। अब रीजन वाइज, जैसे रीजन वाइज आपको बताया था मैंने, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल, इतना बताया था। और तब मैंने आपसे कहा था कि उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, यानी ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन और फ्री जोन, ये 3 बताए थे। इनके माइनर, इनके बीच में भी तो चेंजेस आ रहे हैं। इतनी बड़ी पट्टी में, यानी 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, यहाँ 30 का विस्तार हो गया, तो इनमें भी काफ़ी कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो वो चेंजेस के आधार पे उनका नाम रखा गया है। तो सबसे पहला जो भाग होता है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ ही हम बात करते हैं। जब भी हम ग्लोब पढ़ेंगे तो कोशिश करें भूमध्य रेखा को आधार मानकर भूमध्य रेखा से चाहे उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएं या दक्षिण ध्रुव की तरफ जाएं, हमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं वो पढ़ना चाहिए। यहाँ पर हम तापमान का सामान्य प्रादेशिक वितरण पढ़ रहे हैं, यानी रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन उसका पढ़ रहे हैं। तो यहाँ आपको देखना होगा कि जो भूमध्य रेखीय भाग है, भूमध्य रेखा का अक्षांश 0 डिग्री होता है, नॉर्थ या साउथ कुछ होता नहीं है। भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर, 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ, यानी भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण का जो क्षेत्र होता है, एक बेल्ट हो गई, लगभग 10 अक्षांश, 11 अक्षांश हो गए, 5 ये और एक ये 11 अक्षांश हो गए। इतना चौड़ा जितना जो भाग होता है उसको हम बोल देते हैं इक्वेटोरियल रीजन, भूमध्य रेखीय प्रदेश। देखिए, ट्रॉपिकल जोन बोला, ट्रॉपिकल रीजन बोला, उस ट्रॉपिकल रीजन में ही इक्वेटोरियल रीजन आ रहा है जो उससे अलग विशेषताएं रखता है। तो ट्रॉपिकल जोन में ही कई सारे रीजन निकल आएंगे। यहाँ से आज जो बातें मैं आपको इस ग्लोब के बारे में बता रहा हूँ, इस यहाँ से नॉर्थ, इक्वेटर से पोल, नॉर्थ और साउथ, आपको ध्यान रखना है। स्पेशली इसी आधार पे आगे पढ़ेंगे हम, उसी आधार पे हम कैटेगराइज करेंगे, चाहे वो क्लाइमेट्स हों या और भी कोई चीज़ें हों। तो भूमध्य रेखा पर आप देखेंगे 0 डिग्री से 5 डिग्री तक का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इक्वेटोरियल रीजन या भूमध्य रेखीय प्रदेश, जिसमें आपको बताया कि जो दिन रात हैं वो बराबर रहते हैं, 12-12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, किरणें लंबवत रहती हैं, वर्ष भर तापमान ऊंचा रहता है, वार्षिक तापांतर कैसा रहता है, नगण्य सा रहता है, क्योंकि तापमान आप देख रहे हैं पूरे वर्ष भर लंबवत किरणें आ रही हैं, एक जैसा तापमान मिल रहा है, तो तापांतर कहाँ से अंतर होगा, और लगभग जलीय स्थिति पूरे इक्वेटर पर आपको दिखाई दे रही है। दूसरा होता है इसके बाद अंतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, इंटर ट्रॉपिकल जोन, इंटर ट्रॉपिकल, वो 5 डिग्री से 12 डिग्री। देखिए यहाँ आपने देखा कि ये पूरा इतना भाग हमारे पास आ गया। इस भाग में आप देखेंगे 0 से 5 हमने बात कर ली, 5 से 12 तक का जो भाग है, 12 डिग्री नॉर्थ और इधर 5 से 12 डिग्री साउथ। ये अपने आप नॉर्थ और साउथ करते जाना, दोनों गोलार्धों की बात यहाँ पर हो रही है। तो नॉर्थ में भी वही कंडीशन, साउथ में वही कंडीशन, आपको इसका ध्यान रखना है। तो 5 डिग्री से 12 डिग्री का जो क्षेत्र होता है वो इंटर ट्रॉपिकल जोन होता है। इंटर ट्रॉपिकल जोन मतलब अंतरा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अगला होता है उष्ण कटिबंध, जो 12 डिग्री से 25 डिग्री तक होता है। इसको आप नोट कर लीजिए। 0 से 5 से 5 इक्वेटोरियल रीजन, 5 से 12 इंटर ट्रॉपिकल रीजन और 12 से 25 ट्रॉपिकल जोन या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उसके बाद 25 से 45 तक शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या शीतोष्ण नहीं, उपोष्ण कटिबंधीय, सब ट्रॉपिकल। 25 से 45 सब ट्रॉपिकल, उपोष्ण कटिबंधीय। उसके बाद 45 से 66 डिग्री 30 मिनट तक आप शीतोष्ण, यहाँ देख सकते हैं 0 वाला भाग
ठीक है, फिर 5, 0 से 5, 5 से 5, फिर 12, इस तरह से हम बढ़ते चले जाएंगे। तो 45 डिग्री से 66 डिग्री दोनों गोलार्धों की बात हो रही है। शीतोष्णकटिबंधीय टेम्परेट रीजन, उसके बाद टुंड्रा प्रदेश, और उसके बाद ध्रुवीय प्रदेश या पोलर रीजन। तो जो टुंड्रा प्रदेश होता है वो शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश और ध्रुवीय प्रदेशों के बीच में पाया जाता है। तो अब आपको एक सीक्वेंस मिल गया, इक्वेटोरियल रीजन, इंटर ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन, टुंड्रा रीजन और पोलर रीजन। इतने सारे डिवीज़न इस ग्लोब पे आपके तापमान के आधार पर, उसके सामान्य प्रादेशिक वितरण के आधार पर ये निकल कर आया। ठीक है, तो ये टेम्परेचर की बात आज हम लोगों ने की, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आपने उसको याद भी किया होगा, और इसी के आधार पर हम आगे की और चीज़ें पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपका ये बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इंसोलेशन, एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर। टेम्परेचर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है क्लाइमेट को पढ़ने के लिए। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। हटा दीजिए, नहीं हो रहा तो। एक बार में हो जाता, वो दिखता नहीं है सर, ओके ये करना पड़ेगा।